फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय शिक्षा का विकास। और भारतीय शिक्षा के विकास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, क्योंकि ये जो भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास है ये पूरी हमारी 4 यूनिट में डिवाइड है। तो हम आज फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करेंगे और फर्स्ट यूनिट का ये पहला पार्ट है। पहले पाठ में है हमारा जो प्राचीन काल की वैदिक शिक्षा प्रणाली थी। और वैदिक शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें समय की, तो प्राचीन वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली है ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक रही है। और इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय में जो है वेदों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। और इसीलिए उस काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास होता है उसको हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह हमारे देश की एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी। और इस काल में जो वैदिक धर्म एवं दर्शन पर आधारित ये शिक्षा प्रणाली थी, इसीलिए हम इसको वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और वैदिक काल में जो शिक्षा है, इस शिक्षा को वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग इन लोगों ने जो है ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के रूप में किया था। इसको ये कहते थे कि ये संकुचित अर्थ है शिक्षा का, और व्यापक अर्थ भी कहते थे इसको। परंतु कहते थे कि ये जो शिक्षा है विद्या, ज्ञान, विनय और अनुशासन ये गुरुकुल में दी जाती है। लेकिन इसके पश्चात जब बच्चा गृह आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय जब गुरुकुल में उसका समावर्तन समारोह होता था, और दीक्षांत समारोह में समावर्तन समारोह के समय उसको गुरु उसका एक उपदेश देता था कि आप जीवन में बच्चा कभी भी आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना, स्वाध्याय करते रहना। और जीवन भर के इसी स्वाध्याय को ये कहते थे, स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञानार्जन को ये कहते थे कि यह शिक्षा व्यापक रूप में होती है। यानी मनुष्य जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करे, उसको ये व्यापक अर्थ में लेते थे। अब बात करते हैं हम वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य, जो अभिलक्षण थे, इसकी विशेषताएं थी। तो जो शिक्षा प्रणाली है इसके मुख्य अभिलक्षणों में तो शिक्षा हमारी जो है उस समय राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता था। उस समय राज्य का कोई नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होता था, क्योंकि शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में होती थी। ये पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा पर वैदिक काल में किसका आधिपत्य होता था। एक तो ब्राह्मणों का और दूसरा गुरुओं का। ब्राह्मण ही गुरु बनते थे। और दूसरी बात आती है कि मुख्य विशेषता की, तो उस समय शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क रही। शिष्यों की आवास, उनके भोजन की व्यवस्था करना गुरु करते थे। और जब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब बच्चा अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें गुरु दक्षिणा दे देता था। किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा के समय उसको शुल्क नहीं देना होता था। अब बात करते हैं, जब शिक्षा निःशुल्क थी तो शिक्षा को आय कहाँ से प्राप्त होती थी गुरुओं को, जिससे उनके गुरुकुल चलते थे। तो आय के स्रोतों में जो है उनको दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा से उनकी आय होती थी। दान क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग होते थे, समाज के जो धनी वर्ग के लोग होते थे, वो गुरुकुलों को और गुरुओं को दान दिया करते थे। उसमें वो पशु, कृषि योग्य भूमि, हीरे जवाहरात, अन्न, वस्त्र, मुद्रा स्वरूप भेंट उन्हें देते थे। और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो शिक्षार्थी होते थे वो जा कर के शिष्य जो होते थे समाज से भिक्षा ले आते थे, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शिक्षार्थी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र, मुद्राएं दान में देते थे, जो इनकी आय के स्रोत होते थे। अब बात करते हैं हम वैदिक काल की शिक्षा की संरचना की। तो वैदिक काल में शिक्षा की संरचना जो है, तो वैदिक काल की शिक्षा
के दो मुख्य स्तर थे, एक था प्रारंभिक और दूसरा था उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की 5 वर्ष की आयु पर होती थी और ये जब बच्चे का विद्यारंभ संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार के पश्चात में उसके कुलगुरु आकर के उसको घर पर ही उसे शिक्षा देते थे और बच्चे का उसी दिन से शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, इसको हम आपको अगले अपने वीडियोस में बता देंगे। उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी और उच्च शिक्षा के लिए बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। और उच्च शिक्षा के लिए चूँकि उस समय में 3 वर्णों को ही शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, तो इन तीनों वर्णों के लिए आयु निश्चित की गई थी कि ब्राह्मण जब 8 वर्ष का हो जाता था तब उसका उपनयन संस्कार होता था और क्षत्रिय 10 वर्ष का हो जाता था, वैश्य 12 वर्ष का हो जाता था, तब उसका उपनयन संस्कार होता था और गुरुकुल में वो प्रवेश लेते थे और अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करते थे। अब बात करते हैं हम शिक्षा के उद्देश्यों की। तो शिक्षा के उद्देश्यों में वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का विकास करना। वैदिक काल में माना जाता था कि ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है और कहा जाता था ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। कहा जाता था कि जो ये 2 नेत्र हैं ये तो हमें केवल इस दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं, परंतु यह तीसरा नेत्र हमारा जो होता है ये हमें दृश्य और सूक्ष्म जगतों का ज्ञान कराता है। तो इस प्रकार से ज्ञान का विकास करना वैदिक काल की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन। वैदिक काल में ये मान्यता थी कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी पहली आवश्यकता होती है कि हमारा स्वस्थ शरीर और निर्मल मन हो। तब ऋषि आश्रमों में, गुरुकुलों में शिष्यों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था। उन्हें उचित आचार विचार सिखाए जाते थे, उचित आहार विहार सिखाया जाता था। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दातून करना, व्यायाम करना, नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे कि उनका स्वास्थ्य संरक्षण हो और संवर्धन हो। तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का हमें बालक को बोध कराना है। कहा जाता था कि शिष्यों को समाज और उसके जो उसका राष्ट्र है उस राष्ट्र के कर्तव्यों का अच्छे से ज्ञान हो, और इसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता था। गुरु जब बच्चे का समावर्तन समारोह करते थे तो उस समय बच्चे से कहते थे कि आपको अपने माता पिता, समाज की सेवा करनी है, गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करना है, आपको एक अच्छे राजा बन करके राज्य के सारे उत्तरदायित्वों को निभाना है, आपको अपने गुरु ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से उऋण होना है। ये सभी चीज़ें बच्चे को सिखाते थे। फिर आता है चौथा मुख्य उद्देश्य। तो चौथा मुख्य उद्देश्य जो होता था वो होता था संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। चूँकि हमारा भारत देश प्रारंभ से ही संस्कृति प्रधान देश रहा है, यहाँ की जो रहन सहन है, यहाँ की जो खान पान की विधियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये सभी हमारे धर्म पर आधारित रहे हैं। वैदिक काल में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य था कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है और उसका हस्तांतरण करना है, आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। उस काल में गुरुकुल की संपूर्ण कार्य पद्धति जो होती थी वो धर्म प्रधान और संस्कार प्रधान होती थी। उस काल में शिष्यों को वेद मंत्र रटाए जाते थे, संध्या वंदन की विधियाँ सिखाई जाती थीं और उन्हें उस पूरे काल में शिक्षा का एक ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव से अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने लगे। फिर क्या होता था, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जंगलों में रहते हुए लोग अध्ययन करते थे, चिंतन मनन निधिध्यासन करते थे, नए नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोगों ने संन्यास आश्रम में प्रवेश लिया, ध्यान एवं समाधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त की।
इससे हमारे देश की संस्कृति का संरक्षण हुआ, विकास हुआ। हमारे देश में उस समय की संस्कृति की इतनी सुदृढ़ नींव रखी गई कि आज भी हमारी संस्कृति हमारे अंदर जीवित है। अब बात आती है नैतिक एवं चारित्रिक विकास की। तो वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य होता था कि मनुष्य को हमें धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करना है, उसके आहार विहार में उसके आचार विचार को धर्म के आधार पर एक उचित दिशा देना है। उस समय बच्चों को नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए प्रारंभ से ही बच्चों को नीति प्रधान शिक्षा दी जाती थी। उन्हें नीति बच्चों को नीति प्रधान बात करते हैं हम नैतिक एवं चारित्रिक विकास की। तो उस समय क्या होता था कि वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य होता था मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से, उसके आहार विहार उसके विचार से धर्म के आधार पर उचित दिशा दिया जाता था। उस समय बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उन्हें प्रारंभ से ही धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता था। आत्मनियंत्रण की जो क्रियाएं हैं उनमें प्रशिक्षित किया जाता था। अब क्वेश्चन अब आता है हमारा छठा उद्देश्य मुख्य जो था जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। तो वैदिक काल में कुछ लोग मानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। उस समय भी व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा थी और कला कौशल की शिक्षा थी वो प्रारंभिक वैदिक काल में तो योग्यता अनुसार दी जाती थी, क्योंकि उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों के अंदर जो योग्यता होती थी उसी के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती थी। जैसे कृषि की है, पशुपालन है, कला कौशल की है। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल जब आया तो वही हमारा योग्यता अनुसार जो कर्म की शिक्षा थी वो कर्म आधारित शिक्षा धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बन करके और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई। परिणाम स्वरूप लोगों को वर्णानुसार उनके कर्म की शिक्षा दी जाने लगी। ब्राह्मणों को कर्म कांड, अध्ययन अध्यापन की, छात्रियों को शासन कार्य, युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाने लगी। तो और जो वैश्य थे उन्हें पशुपालन और कृषि की शिक्षा दी जाने लगी। शूद्रों को कहते थे किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो सेवा का कार्य करते हैं और सेवा का कार्य के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो तो ऐसे ही सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें जो है जीविकोपार्जन और कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। इसी से लोगों का जो है जीविकोपार्जन होता था। अब आती है बात आध्यात्मिक उन्नति की। तो वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जो होता था कि मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उनके जो चरम लक्ष्य है उनका मोक्ष की प्राप्ति उसकी ओर अग्रसर करना है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था। उनमें धार्मिक भावना और ईश्वर भक्ति का विकास किया जाता था। उन्हें इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, संध्या वंदन एवं आदि क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। अब आज हम है शिक्षा की पाठचर्या। तो शिक्षा की पाठचर्या की बात करते हैं तो शिक्षा के जो 2 स्तर थे, एक थे प्रारंभिक स्तर, दूसरी था उच्च स्तर। तो प्रारंभिक स्तर की जो पाठचर्या थी इसमें बच्चे को भाषा, व्याकरण, गणना करना, धार्मिक क्रियाएं, कहानियाँ, सामाजिक व्यवहार सिखाया जाता था। उच्च स्तर की जो पाठचर्या होती थी बच्चे की, जो गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था, तब उसको
दो प्रकार से सिखाया जाता था। एक होता था सामान्य पाठचर्या के अंतर्गत, दूसरा होता था विशिष्ट पाठचर्या के अंतर्गत। तो सामान्य पाठचर्या में बच्चे को संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म और व्यायाम सिखाया जाता था। विशिष्ट पाठचर्या में बच्चे को इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था। इसके अलावा अन्य पाठचर्या भी थी, जैसे अपरा पाठचर्या जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, और परा पाठचर्या जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं। इसमें क्या होता था कि बच्चे को भाषा सिखाई जाती थी, व्याकरण सिखाया जाता था, कृषि, पशुपालन, कला कौशल सिखाया जाता था। और आध्यात्मिक या परा पाठचर्या के अंतर्गत बच्चों को वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र सिखाया जाता था। अब बात आती है शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में बच्चों को उस समय जो पढ़ाया जाता था वो थी अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। अनुकरण विधि से सीखने की एक स्वाभाविक विधि होती है सिखाने की। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को जो भाषा और व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी वो प्रायः इसी विधि से दिया जाता था। बच्चे को जैसे बोला जाता था, कोई भी जैसे पहाड़े हैं, बच्चे को पढ़ाए जाते हैं तो पहले उसको उसका गुरु बोलता है और फिर बच्चा उसको दोहराता है और फिर उसको याद करने की कोशिश करता है। तो ये होती है अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि। इससे बच्चों को सिखाया जाता था। इसी प्रकार से बच्चों को वेद मंत्र भी सिखाते थे। वेद मंत्रों में क्या होता था कि गुरु अपने शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे और उनके शिष्य उसका अनुकरण करते थे, बार बार उन्हें उच्चारित करते थे, जिससे कि उनको कंठस्थ हो जाते थे। अब बात आती है दूसरी विधि जो थी व्याख्या और दृष्टांत विधि में। तो वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का जब कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या कर देते थे और उसका अर्थ और भाव स्पष्ट करते थे। और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए जिन दृष्टांतों का प्रयोग करते थे उसी को हम व्याख्या एवं दृष्टांत विधि कहते हैं। और उन दृष्टांतों के प्रयोग के लिए वो उपमा, रूपक और कई सारे उदाहरणों का प्रयोग करते थे। इसके पश्चात आती है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। तो वैदिक काल में कृषि और पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि के माध्यम से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर स्वयं करके दिखाते थे। तो इससे बच्चे के अंदर जो है वो भाव जागृत होता था और वो भी धीरे धीरे उनका अनुकरण करके स्वयं क्रिया का अभ्यास करता था और उसमें दक्षता को प्राप्त करता था। इसके पश्चात आती है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर बच्चों से प्रश्नोत्तर किया जाता था, वाद विवाद होते थे और शास्त्रार्थ होते थे जिससे बच्चों को सिखाया जाता था। फिर आती है पांचवी श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि। तो इसमें क्या होता था कि उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों की जो भी व्याख्या करते थे, तो बच्चे ध्यान से उसका श्रवण करते थे, फिर उस चीज़ को अपने मन में मनन करते थे, चिंतन करते थे। फिर निधिध्यासन अर्थात उस चीज़ को अपने अंदर आत्मनिष्ठ कर लेते थे, अपने अंदर बिठा लेते थे और उस पर नियमित अभ्यास करते रहते थे। फिर आती है कहानी विधि। तो कहानी विधि में क्या होता था कि उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ रखा है कि आचार्य जैसे विष्णु शर्मा थे, तो उन्होंने राजकुमारों को नीति प्रधान शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहानियाँ सुनाई थी, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से अपने प्रश्न पूछते थे और उस कहानी से उन्होंने क्या सीखा, उन्हें क्या शिक्षा मिली, वो बताते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।